हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज करने जा रहे हैं हम क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम। इससे पहले हम इस बुक का फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं और वो भी आपको लाइन टू लाइन अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है और ये भी चैप्टर हम लाइन टू लाइन समझेंगे, राइट। तो चैप्टर का नाम जैसे आपको पता है कि न्यू किंग्स, जो नए राजा थे और उनकी जो नई राजधानियाँ थी या जो उनकी किंगडम्स थी वो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मैनी न्यू डायनेस्टी एमर्ज आफ्टर द 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी में बहुत सारी जो न्यू डायनेस्टी थी वो एमर्ज हुई, जो आपको ये मैप में दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इससे पहले हमारे क्या था, डायनेस्टी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरी। तो इस वीडियो में हम या इस चैप्टर में हम 7th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है इस बुक में हम वो पढ़ने वाले हैं, राइट। तो आपको ये मैप दिया गया है बुक में, तो इसमें आपको न्यू डायनेस्टी के बारे में दिया गया है। देखो, जैसे कि चौहान्स, जिनको आज क्या बोलते हैं, चौहान्स बोला जाता है, जो मिड इंडिया रीजन में थे। राष्ट्रकूट जो प्लेटू डेक्कन प्लेटू जो है उसमें थे। चोलास के बारे में पढ़ेंगे, चेरास के बारे में पढ़ेंगे, पाल्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो इसमें हम सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ टॉपिक इज द एमर्ज ऑफ न्यू डायनेस्टी। जो न्यू डायनेस्टी थी वो किस तरीके से एमर्ज हुई। तो 7th सेंचुरी के आते आते जो बिग लैंड लॉर्ड थे और जो वॉरियर्स चीफ थे सब कॉन्टिनेंट में, उनको क्या कहा जाने लगा, किस नाम से जाने लगा, सब ऑर्डिनेट और सामंताज के नाम से उनको जाने लगा। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड। तो वो क्या एक्सपेक्ट करते थे कि वो अपने जो उनका ओवरलॉर्ड था उनके लिए गिफ्ट लाए और इसके बदले में उन्हें क्या मिले, मिलिट्री सपोर्ट। राजा जो है वो मिलिट्री सपोर्ट देता था। एज सामंताज गेन पावर। और जो ये सामंताज होते थे ना, जब ये पावर को गेन कर लेते थे तो उनको क्या करते थे, ये अपने आप को महासामंताज या महामंडलेश्वर के नाम से ये अपने आप को मतलब कहते थे, अपने आप को ये उपाधि देते थे एक तरीके से। और कभी कभी ये खुद को जो है इंडिपेंडेंट भी कर लेते थे, किससे, फ्रॉम देयर ओवरलोड। तो इसमें एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है राजपूत के बारे में, जो कहाँ पे था, डेक्कन प्लेटू में, जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या थे, दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटका। जो कर्नाटक के चालुक्याज थे उसके ये सब ऑर्डिनेट थे। इन द मिड 8th सेंचुरी दंती दुर्गा कौन था, जो राष्ट्रकूट का चीफ था। तो उसने क्या किया था, अपने आप को ओवरथ्रो कर दिया था चालुक्यास से, और क्या परफॉर्म करवाया था, हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा क्या होता था, एक रिचुअल्स होता था, मतलब एक रिचुअल यज्ञ के तरीके से हम कह सकते थे कि अगर कोई व्यक्ति या कोई भी राजा जो है वो ब्राह्मण कुल में पैदा, मतलब किसी भी कुल में पैदा हुआ है, लेकिन इसके बाद वो क्या बन जाता था, क्षत्रिय बन जाता था। और ये जो कौन करते थे, ब्राह्मण्स के द्वारा करवाया जाता है, यानी कि उनका रीबर्थ हुआ है, दोबारा से जन्म हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं ना, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कादंबर मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र। वो क्या थे, ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन। तो उन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन था उसको गेव अप कर दिया था, और वो क्या हुए थे, कर्नाटका और राजस्थान के एक उन्होंने किंगडम को सक्सेसफुली संभाला था। एडमिनिस्ट्रेशंस इन द किंगडम। अब जो किंगडम का कामकाज होता था वो किस तरीके से चलता था। मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स एडोप्टेड हाई सराउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा अधिराज, त्रिभुवनेश्वर चक्रवर्तन, ठीक है। जो राजा होते थे ना उनको बहुत बहुत बड़े बड़े ना लोफ्टी से टाइटल दिए जाते थे, जैसे महाराजा अधिराज, त्रिभुवनेश्वर, यानी कि जो 3 लोक है, तीनों लोकों का राजा,
इस तरीके से उनको बड़े बड़े जो है क्लेम दिए जाते थे, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये जो क्लेम होते थे ना, ये सिर्फ मतलब क्लेम ही होते थे, इनमें ऐसे सच्चाई नहीं होती थी। जो राजा होता था ना, वो क्या करता था, वो अपनी पावर को शेयर करता था किसके साथ, सामंताज के साथ, ठीक है, और विद एसोसिएशन ऑफ पीजेंट, ट्रेडर्स और ब्राह्मण्स के साथ। तो इन ईच ऑफ दीज स्टेट रिसोर्सेज वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। जो रिसोर्सेज थे वो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते थे, यानी कि कहाँ से लिए जाते थे, जो प्रोड्यूसर्स होते थे। जैसे प्रोड्यूसर्स कौन थे, पीजेंट्स, कैटर कीपर्स, आर्टिशंस, ओके। तो इनसे वो लेते थे। कई बार जो राजा होता था वो रेंट भी लेता था, ठीक है, लैंड के ऊपर रेंट भी लेता था। अब नेक्स्ट है हमारा 400 टैक्सेस। अब 400 टैक्सेस, जो चोल्स का टाइम पीरियड था ना, उसमें ना 400 तरीके के टैक्स लिए जाते थे। लेकिन हम बुक में जो मेन हमारा दिया गया है वो है वीति के बारे में दिया हुआ है। वीति क्या होता था, एक तरीके से ये फोर्स लेबर थी, ठीक है। फोर्स लेबर मतलब क्या होता है कि मान लो कोई सुनार है, कुम्हार है, सुनार हुआ, उसने कुछ सोने की चीज़ें बना दी, कुम्हार हुए बर्तन बना दिए, तो इसको फोर्स लेबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कादम्मई, ये इस तरीके के जो है वहाँ से लैंड रिवेन्यू लिए जाते थे। जो लैंड रिवेन्यू होते थे ये, तो उनका राजा क्या करता था, तो वो उनको कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट, फोर्ट होते किले, तो राजा जो होता था उनको फोर्ट मतलब किले बनाने में वो या टेम्पल्स बनाने में, मंदिर बनाने में इसको यूज़ करता था, इस पैसे को। और कई बार ये दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर। और कई बार क्या होता था, अब राजा के पास जो धन होता है, जो पैसा होता है, वो कहाँ से आता है, किससे आता है, तो वो कहाँ से आएगा, तो वो जो रिवेन्यू लगता था उनसे ही आता था। तो वो कई बार जब वो वॉर करते थे, लड़ाइयाँ लड़ते थे, तो इसमें भी वो उनको यूज़ करता है। कईयों को जैसे कि प्लंडर होता है, कहीं को हथियाना, हड़पना दूसरे की वेल्थ को, ठीक है, तो इस वजह से भी वो रिवेन्यू को यूज़ करते थे। The functionaries of collective revenue were generally rituals from the influential families and positions were often hereditary, ठीक है। तो जो रिवेन्यू कलेक्ट करने का काम होता था ना, तो वो क्या होता था, जो मेन वहाँ के राजा के मान लो सैनिक होते थे उनके द्वारा या होता था, या जो उनके हेरिडरी पोजीशन, हेरिडिटरी क्या होता है, हेरिडिटरी का मतलब होता है कि राजा मतलब राजा, फिर उसका आगे बेटा, फिर आगे उसके बेटा, मतलब वो उनको कलेक्ट करता था। कई बार जो ये कलेक्ट करने का जो काम होता था, जो उनके क्लोज रिलेटिव्स होते थे ना राजा के, तो वो भी उस पोजीशन को उनको भी दे देता था। अब हम पढ़ते हैं प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। अब प्रशस्ति क्या होती है, प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना। प्रशंसा भी कैसे करना, एक मतलब एक तरीके से बढ़ा चढ़ा के उसकी प्रशंसा करना। तो प्रशस्ति कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। तो जो प्रशस्ति होती थी ना, वो पूरी तरीके से ट्रू नहीं होती थी, उनमें मतलब ज़्यादा सच्चाई नहीं होती थी। क्यों, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट themselves। मतलब वो कैसे बताते थे कि किस तरीके से राजा ने मतलब युद्धों को जीता, किस तरीके से मतलब वो कितना बहादुर था, ठीक है। तो ये सब जो है प्रशस्ति में लिखा हुआ होता था। दीज वर कंपोज्ड बाय लर्न ब्राह्मण। जो प्रशस्ति होती थी वो किसके द्वारा लिखी जाती थी, लर्न ब्राह्मण के द्वारा लिखी जाती थी। तो वो क्या करते थे, हु एसोसिएशनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो किसमें हेल्प करते थे, जो राजा का कामकाज था ना उसमें भी वो हेल्प करते थे, ओके। तो जो किंग होते थे ना, जो ब्राह्मण्स होते थे, प्रशस्ति लिखते थे उनके बारे में। तो राजा होते थे ना, तो जो ब्राह्मण्स को मतलब रिवॉर्ड देते थे, तो रिवॉर्ड के तौर पे क्या करते थे, वो ग्रांट ऑफ लैंड देते थे, ठीक है, ग्रांट्स ऑफ लैंड देते थे, मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया उनको। तो जो ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था ना, तो उनके जो रिकॉर्ड थे वो कॉपर प्लेट्स पे लिखे जाते थे। अब कॉपर के प्लेट्स पे क्यों लिखे जाते थे, अब मान लो एक राजा है, ठीक है, तो अगर वो राजा कुछ दिन बाद किसी दूसरे राजा ने उसको हरा दिया है, ठीक है, तो जो राजा ने उसको लैंड ग्रांट दी है ना, तो
दूसरा राजा उसको माने या ना माने, इसलिए जो रिकॉर्ड होता था ना वो रिटर्न में होता था, और वो किस पे होता था, किस पे लिखा होता, जो कॉपर की प्लेट्स होती थी ना उनके ऊपर वो लिखा हुआ होता था, रिटर्न फॉर्म में होता था। Unusually for the 12th century was a long Sanskrit poem contained the history of kings who ruled over Kashmir। अब हमने देखा, देखो प्रशस्ति में जो ब्राह्मण थे ना वो राजा की अच्छाइयाँ लिखते थे, चाहे राजा अच्छा है या नहीं है तो भी वो राजा की अच्छाइयाँ लिखते थे। लेकिन हम एक इसमें एक वो भी पढ़ेंगे कि कल्हाना के बारे में पढ़ेंगे। कल्हाना कौन थे, ठीक है, जो वो भी एक पोइट थे, तो उन्होंने जिसके बारे में हमें कल्हाना से उनकी इंस्क्रिप्शन से, डॉक्यूमेंट्स थे, आइज विटनेस अकाउंट्स जो है उनसे मिलते थे। तो उन्होंने क्या किया है कि जो रूलर्स था उसकी जो रूलर्स की जो पॉलिसी थी उसकी जो मतलब अगर वो क्रिटिकल थी उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। किसने? कल्हाना ने। वॉरफेयर फॉर वेल्थ। वॉरफेयर मतलब कि युद्ध होते थे, किसके लिए युद्ध होते थे? वेल्थ के लिए, ठीक है। तो हमने नोटिस किया कि you may have noticed that each of these ruling dynasty was based in a specific region, at the same time they tried to control other area। अब जो एक राजा था वो एक राजा एक टाइम में एक जगह को रूल कर रहा है, लेकिन उसी टाइम में वो दूसरी जो जगह को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता था। तो इस वजह से क्या होता था कि वॉर होते थे, लड़ाइयाँ होते थे। जैसे कि हम पढ़ते हैं कन्नौज के बारे में। कन्नौज क्या था? कन्नौज जो है वो गंगा वैली में है, ठीक है। तो इसके लिए जो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाला डायनेस्टी के बीच युद्ध हुआ कन्नौज के लिए। तो इसको पार्टीज मतलब बहुत लंबे टाइम तक ये युद्ध हुआ, तो इसको क्या बोला जाता था? पार्टीज ट्रीपार्टाइल स्ट्रगल के नाम से इसको जाना जाता था। एज वी विल सी, आगे हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो डोमिनिस्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग एंड लार्ज टेम्पल्स। जो राजा होते थे ना वो अपनी पावर को कैसे दिखाएंगे? अब वो अपनी पावर को दिखाने के लिए क्या करते थे? बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे, ठीक है। और जब वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे तो उनका जो अटैक का मेन टारगेट जो होता था वहाँ के जो वेल्थी टेम्पल्स होते थे। जैसे कि आप सबको पता होगा सुल्तान मोहम्मद गजनी के बारे में, जो कहाँ के राजा थे? अफ़गानिस्तान के। तो उन्होंने 997 से लेके 1030 तक रूल किया। कहाँ कहाँ पे? सेंट्रल एशिया में, ठीक है, ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, राइट। तो उसने वो हमारे यहाँ पे ना हर साल जो है यहाँ आक्रमण करता था यहाँ के जो और उसका मेन टारगेट क्या होता था? जो वेल्थी टेम्पल्स होते थे उनको वो टारगेट बनाना था। जैसे कि सोमनाथ कहाँ पे है? गुजरात में। तो मोहम्मद गजनी ने जो है यहाँ से सोमनाथ के टेम्पल में से बहुत कुछ वो जो बहुत ज़्यादा धन जो वहाँ पे लूट कर ले गया था, और उसने इससे अपनी जो कैपिटल थी गजनी उसका निर्माण करवाया था उस धन से।